नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त जंग जारी है और इस बीच ईरान ने अमेरिका के 18 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स तबाह करने का दावा किया है। ये बहुत बड़ा दावा है ईरान की ओर से, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त है कैप्टन प्रशांत ढल्ला, फॉर्मर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे शो पर। प्रशांत जी, ईरान ने दावे किए हैं कि अमेरिका के F-18 और F-35 जैसे जेट्स उसने तबाह किए हैं। कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इससे रिलेटेड, जिन पर दावा है कि उसने ऐसा किया। अगर ये दावा सही है तो आखिर ईरान ने ये कैसे कर दिखाया? ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, लेटेस्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, स्टील टेक्नोलॉजी इनके अंदर है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, एक टैगलाइन है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और ये दोनों मुल्क फुल फोर्स के साथ इस समय वॉर पे हैं, जिसमें ये टैक्टिकल मशीनरी, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट जैसे आपने कहा, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, ये स्पीड ऑफ द साउंड से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। अच्छा। और इसके अंदर जो आधुनिक तरीके की बॉम्बिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो ईरान के पास भी उतनी क्षमता है जितनी अमेरिका के पास है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हालांकि ईरान की तैयारी को कभी लोगों ने देखा नहीं था, बस सुनते ही थे कि वो झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका की टक्कर में इतनी तैयारी ईरान की, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। देखिए, एक जो सपोर्ट सिस्टम है, ये एक ग्लोबल नेशन है अमेरिका। यस, उनका एविएशन में एक स्तर आगे है, बिल्कुल। बट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, जैसे कि आप रशिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज एविएशन सेटअप। तो ये तो जो बात बड़ी छुपाई नहीं जा सकती कि ईरान ने काफ़ी हद तक इनको अच्छे से मुकाबला करा है। ड्रोन से मुकाबला किया है, इनकी काफ़ी जो इनकी एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं वो नाकाम रही हैं यूएस की। तो एविएशन में एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना और उसको बॉम्ब करना, ये अपने आप में एक बड़ी धमाके वाली खबर है। और अगर ईरान ऐसा ये दावा कर रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा झटका अमेरिका को लगा ज़रूर होएगा। अभी हाल ही में कुछ लोगों ने ये अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो हथियारों को मार गिराने का या अमेरिकन ड्रोन्स को मार गिराने का दावा था, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया था कि बड़े सस्ते में ईरान को ड्रोन मिलते हैं, या वो खरीदता है या वो अपने आप बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मारुति 800 ने किसी की मर्सिडीज को टक्कर मार के उसको नुकसान पहुंचा दी। तो अमेरिका के लिए उसके ड्रोन्स महंगे भी हैं, युद्ध भी महंगा पड़ रहा है, उससे कम लागत में ईरान उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्या ऐसा है? इसको कैसे समझेंगे हम? ये बिल्कुल आपने सही विषय, एक दर्शकों को ये समझना बहुत ज़रूरी होएगा कि हमने देखा कि दुबई जैसी सेफ कंट्री में भी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। उनके एयरपोर्ट के ऊपर वो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, और जब उसका विश्लेषण किया गया तो ये पता लगा कि ये कुछ ही चंद हज़ार रुपए का ये ड्रोन था। जैसा आपने कहा कि कोई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद थी, बट क्योंकि इतनी तादाद में ये ड्रोन्स फेंके जा रहे थे ईरान की तरफ से, इन द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एक ही बारी में, कि ये एंटी ड्रोन जो सिस्टम था उनका, वो भी कंफ्यूज हो गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि इतनी तबाही हुई और ईरान ने इसका भरपूर फायदा उठाया। देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ईरान एक ऑयल रिच नेशन है। उनके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एविएशन में, जो हमारा फ्यूल होता है, ऑयल होता है, वो एक बेस होता है। तो ये बहुत सिंपल है समझना कि जिस कंट्री के पास तेल है, उस कंट्री के पास आधुनिक तरीके के हथियार होंगे, एयरक्राफ्ट होएगी और मशीनरी होएगी टू ऐसी चीज़ों का सामना करने के लिए। बिल्कुल। और ईरान ने सबको चौंका भी दिया है, इस तरीके का दावा सामने आ रहा है। और हमने ये भी देखा प्रशांत जी कि अरब देशों में अमेरिका के कई बेस हैं जिस पर ईरान ने हमले किए हैं, और जिसमें कई जेट भी तबाह हुए। अमेरिकन डिफेंस सिस्टम जो बहुत मजबूत माना जाता है, आखिर उनको क्यों नहीं रोक पाया? क्यों उसमें कुछ कमी रह गई या वो फेल होता नजर आया? ऐसा क्यों है? ये तो अमेरिका की भी एक इमेज के लिए, जो हथियारों का सबसे बड़ा, आप कह लीजिए कि एक मार्केट भी है, बड़े पैमाने पर हथियार बेचता है, उसका डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाया। देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत किस्म के चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होती है, क्योंकि ईरान ने इसको सब अंडर कवर रखा। F-18 का आपने जिक्र किया, F-18 जो जहाज़ है, इसको हॉर्नेट कहते हैं। ये एक बहुत ही फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट होता है। अमेरिका काफ़ी समय से इसका दावा करते आया है कि वी आर दी बेस्ट, पर क्योंकि हमें पता लगा कि इस एयरक्राफ्ट पे भी निशाना साधा गया है और इस एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने मार गिराया है, तो ये अपने आप में एक दर्शाता है क्षमता कि ईरान ना केवल एक न्यूक्लियर वेपन लेस एक
मुल्क है, बट कि एविएशन में भी इनका बहुत ज़्यादा क्षमता है। बिल्कुल। और जो एक वैश्विक रूप से दावा किया जा रहा था, या जिस तरह अमेरिकन मीडिया बार बार कह रहा था कि ईरान जो है बहुत पिछड़ा देश है, या महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, उनकी ठीक से शिक्षा नहीं होती, पूरी तरीके से उनको जो है वो एक कट्टरवाद के आवरण में ढका गया है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो अब ईरान ने इस युद्ध से सबको चौंकाया है, अपनी टेक्नोलॉजी से सबको चौंकाया है। लेकिन कहा जाता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग और इंटेलिजेंस से भी लड़ा जाता है। तो इस बात को तो मानना होगा कि ईरान के हमलों को देखकर उसके पास बहुत ही सटीक जानकारियां मौजूद थी, जो कि सैटेलाइट के जरिए ही संभव है कि कोई देख पाए। ये कैसे पॉसिबल हुआ ईरान के लिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली। इनफैक्ट मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का खुद एक इंटरव्यू सुन रहा था, जब वो जहाज़ अपना चढ़ने से पहले कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वी विल बी इन डिस्कशंस विद द आयतुल्लाह। इसका कहने का अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि एक ग्लोबल नेशन का जो प्रेसिडेंट है वो सिंबलाइज कर रहा है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको एक इस तरह से एक अंदेशा हो रहा है कि ईरान एक डेवलपिंग कंट्री ज़रूर है, बट उसके पास एक हिडन क्षमता थी इन टर्म्स ऑफ एविएशन, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और अभी कुछ भी ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ है। उनका जो ग्राउंड वॉरफेयर है अभी तक वो कुछ भी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। जो उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स होंगी, जो उनकी एविएशन टेक्निक्स होंगी, उसका इस्तेमाल हम सिर्फ ड्रोन्स में देख पा रहे हैं। अभी एक्चुअल एयर टू एयर मिसाइल्स और वॉरफेयर अभी तक देखने को नहीं मिला है, और मैं आशा करता हूं कि हमें कभी ये देखने को ना मिले। और प्रशांत जी, आपको लगता है कि अमेरिका के एयर अटैक इस जंग में अमेरिका को जीत दिला पाएंगे? अभी तक की जो परिस्थिति हमने देखी है कि युद्ध अभी हवा में है मेनली, और परिस्थिति ऐसी दिख रही है कि ना कोई पीछे हटने को तैयार है, ना ही कोई नतीजा निकलने को तैयार है। देखिए, अमेरिका अपनी एक सुपर पावर है, उसके पास क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा जेट्स हैं, ज़्यादा उनके पास वॉरफेयर टेक्निक्स हैं। तो ये कहना अभी बहुत सही नहीं होएगा कि कौन इसमें जीतता है, कौन इसमें हारता है। इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में आ रहा है। इंडिया इसका भारी इम्पैक्ट सहेगा। हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, एयरलाइन टिकट प्राइसेस बढ़ रही हैं, सैंक्शंस हम पे लगे जा रहे हैं, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत होने वाला है। अगेन, अमेरिका को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा। काफ़ी प्रेशर माउंट हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज से, रशिया से, चाइना से, कि इस वॉर को अब एंड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। और इजराइल की अगर बात करें तो ईरान की मिसाइल को इजराइल क्यों नहीं रोक पा रहा? उसका तो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो माना हुआ है, उसकी विश्व में चर्चा होती है, और उसकी क्षमता को देखा भी है, लंबे वक्त से इजराइल युद्ध में भी है। उसका जो डिफेंस सिस्टम है आखिर कैसे फेल हो गया? कैसे ईरान की मिसाइलें भेद रही हैं और अब उसकी ज़मीन पर गिर रही हैं? देखिए, ये रजीम चेंज की बात शुरू हुई थी कि उन्होंने सारे लोगों को मार गिराया ईरान में। नई रजीम आई, वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हुए, क्योंकि इतनी वॉल्यूम पे ये ड्रोन्स गिराए गए कि वो जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी थी वो एकदम से कंफ्यूज हो गई, फॉल्टर हो गई, और जितनी उसकी क्षमता थी उससे अधिक तरीके से अगर आप ड्रोन्स किसी पे बम्बार्ड कर रहे हैं तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वो सिस्टम क्रिपल करेगा, वो सिस्टम फॉल्टर करेगा, और उससे मास डिस्ट्रक्शन होएगी। बिल्कुल। अमेरिका के कुछ पिछले आप उठा करके देखें कि उसने इराक को अटैक किया, लंबे वक्त तक अफगानिस्तान में युद्ध चलता रहा, दोनों ही जगह से विड्रॉ हुआ। बात यही कही गई कि हम नहीं चाहते वो न्यूक्लियर डेवलप करे, उसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन क्या मिला वहां से? उस पर कुछ अभी ऑफिशियली तो सामने नहीं आया। यही बात ईरान के लिए कही गई। अब यह युद्ध एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि आप ये नहीं कह सकते कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और युद्ध चला जा रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो चुकी है और उससे हम भी अछूते नहीं हैं। सब यही कह रहे हैं कि अब ये युद्ध रुक जाना चाहिए। क्या किसी की मध्यस्थता काम करेगी? आने वाले समय में एज अ कॉमन मैन हमें किन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर ये युद्ध ऐसे ही चला तो? देखिए आस्था जी, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी सामने आई है कि जो डेटा केबल्स होती हैं वो भी पानी के नीचे से जाती हैं। इंटरनेट केबल्स जो होती हैं, ये एक मास डेटा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे हमने देखा है, गैस की तरफ एक कंट्री क्रिपल डाउन हो सकती है, फ्यूल जो एक कंट्री का बैकबोन होता है उससे क्रिपल डाउन हो सकता है। तो डेटा भी एक ऐसी चीज़ है जिससे सारा यातायात रुक सकता है, हमारी एयरलाइंस, हमारा पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी ये मैं कह सकता हूँ कि इसका जितना जल्दी अंत हो जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एविएशन एक ज़रूर एक मास डिस्ट्रक्शन करने का एक तरीका होता है, एयर टू एयर वॉरफेयर एक तरीका होता है, बट ईरान को समझना पड़ेगा, यूएस को समझना पड़ेगा कि इसमें किसी की जीत नहीं है, इसमें सिर्फ पूरे विश्व का बहुत बड़े स्तर पे नुकसान हो सकता है। और अंत में अगर हमारे देश की बात करें तो देखिए, जिस तरह अब पेट्रो प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार कह रही है कि अभी तक
सीधे तौर पर लोगों की जेब पर भार नहीं पड़ने दिया जाएगा, लेकिन वो समय भी दूर नहीं है जब लोगों को कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को किन चीज़ों की तैयारियां करनी चाहिए, किस तरह की बचत लोगों को करनी चाहिए एनर्जी सेविंग के मामले में? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो रहा है कि जो हमारा फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहा है, उससे एयर फेयर बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स एक बहुत अहम चीज़ होती है। जो आपकी चीज़ें घर पे मुहैया होती हैं वो बाय एयर होती हैं, बाय रोड होती हैं। दे आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन फ्यूल, गैस, ऑयल। ये सारी चीज़ें का बढ़ना मतलब एक ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है पूरी इकोनॉमी के लिए, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डिज़ास्टर। और मैं पर फिर भी इस बात की बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारत सरकार की जितनी मंत्रालय हैं वो इस पे जॉइंट कमिटीज़ बना रही हैं। काफ़ी रिपोर्ट्स इस पे टाइम एंड अगेन पब्लिक को बताया जा रहा है। एंड जिस तरह से एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म हमें चाहिए हमारी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को भी, एंड सारी जॉइंट मिनिस्ट्रीज हैं, एविएशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, उसको साथ में रह के कंट्री को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आ गई है। बिल्कुल, और आम लोग यही चाहते हैं कि इस महंगाई या फिर आने वाले समय में, लोग तो यहाँ तक आकलन कर रहे हैं कि कोई बड़ा रिसेशन भी आ जाएगा। दुनिया भर में क्या क्या ठप हो सकता है। आपने इंटरनेट की बात कही, क्योंकि केबल भी जो है वो पानी के अंदर यानी समंदर के अंदर से जाती हैं। तो दिक्कत सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज ही नहीं है जहाँ से आपका पेट्रो प्रोडक्ट आ रहा है, बल्कि अंडरग्राउंड में वो केबल्स भी हैं जो इंटरनेट को सपोर्ट करती हैं, जिस पर पूरा विश्व चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी इस चर्चा में आने के लिए और विस्तार से सभी पर अपनी बातचीत रखने के लिए।